45 साल पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात इमरजेंसी लगाई और उसके बाद विपक्षी नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई। यानी सरकार के विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने का सिलसिला शुरू हुआ। रातों रात इंदिरा सरकार ने एक और काम किया, प्रेस की आज़ादी पर भी हमला बोला। तब तो अखबार ही होते थे, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो सरकारी मीडिया का हिस्सा था। इंदिरा गांधी सरकार ने रातों रात बड़े पब्लिकेशंस की बिजली काट दी और सेंसरशिप बिठा दी। यानी हर बड़ी खबर को अब आईएनबी मंत्रालय या उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्रेस एडवाइजर की यस के बिना, हाँ के बिना, हरी झंडी के बिना छापा नहीं जा सकता था। सरकार परमिशन देगी तो खबर छपेगी। कैसे छापना है, कितना छापना है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकारी सेंसरशिप के आगे झुक गया, इंदिरा सरकार के सामने नतमस्तक हो गया। गोदी मीडिया तब भी था। लाल कृष्ण आडवाणी का मीडिया को लेकर वो बयान काफी मशहूर हुआ, जो आडवाणी ने इमरजेंसी के बाद जब वो खुद आईएनबी मिनिस्टर बन गए जनता सरकार में, जनता पार्टी की सरकार में, तब उन्होंने ये बयान दिया था मीडिया को लेकर और ये कहा था कि यू आर आस्क्ड ओनली टू बेंड बट यू क्रॉल्ड। आपको झुकने के लिए कहा तो गया था मगर आप तो रेंगने लगे। गोदी मीडिया पर ये आडवाणी का कमेंट था तब 1977 में। लेकिन मीडिया का एक दूसरा वर्ग भी था जो सत्ता के अत्याचार के सामने नहीं झुका। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन अखबार ने इस विरोध के झंडे बुलंद किए, संपादकीय पेज खाली छोड़ा और अपना विरोध जताया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ कई पत्रकार भी जेल में डाले गए। एक अनुमान के अनुसार करीब 250 पत्रकार को इस इमरजेंसी के 21 महीनों में जेल में डाला गया। 45 साल पहले इमरजेंसी के दौरान जो प्रेस की आज़ादी पर घोषित तौर पर हमला था, क्या आज वो अघोषित हमला है? जैसे बात हो रही है कि तब एक घोषित इमरजेंसी थी, घोषित आपातकाल था। बात हो रही है कि पिछले 5-6 सालों में क्या आज हम अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक उसी तरह से क्या आज प्रेस को सेल्फ सेंसरशिप के लिए बाध्य किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है? क्या प्रेस की आज़ादी पर अब भी पहरा है? क्या अब भी अंकुश है? क्या प्रेस का सवाल पूछना, सच को सच बताना, झूठ से पर्दा उठाना, आम जनता के दुख दर्द को पब्लिक डोमेन में रखना अपराध है, अलोकतांत्रिक है, या एक लोकतंत्र में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते ये प्रेस का दायित्व है, फर्ज है जो उसको निभाना ही चाहिए? आम आदमी के प्रोटेस्ट करने के लोकतांत्रिक अधिकार को रिपोर्ट करना क्या सरकार को चुभता है? क्या सरकार से सवाल करने का हक मीडिया को नहीं? क्या लोकतंत्र पर हमला हो, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जा रहा हो तो क्या मीडिया खामोश रहे, तमाशबीन बना रहे? लेकिन क्या कारण है कि आज ईमानदार पत्रकार सरकार की आंखों को चुभते हैं? आखिर क्या कारण है उनके खिलाफ दनादन एफआईआर हो रही? विनोद दुआ हो या आकार पटेल। विनोद दुआ के खिलाफ पहले दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, फिर हिमाचल की बीजेपी सरकार ने। आपको इसी शो में सुप्रिया शर्मा की भी कहानी मैंने बताई थी, जिनके खिलाफ SC/ST कानून के तहत बनारस में एफआईआर हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र के एक मॉडल विलेज की रहने वाली एक महिला के बारे में उसका दुख दर्द बयां किया था कि लॉकडाउन में वो किस तरह की परेशानियां झेल रही है। आखिर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की बात सरकार तक पहुंचाना क्या गुनाह है? उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश, वहां पे भी बीजेपी सरकार है। 5 रिपोर्टर्स, पिछले 1 महीने में 5 रिपोर्टर्स के खिलाफ 15 एफआईआर हो चुकी हैं। ये सभी अपना काम कर रहे थे रिपोर्टर, लोगों को के दुख दर्द को पब्लिक डोमेन में ला रहे थे, कभी सोशल मीडिया पर, कभी अपने चैनल के जरिए, कभी अपनी ब्लॉग के जरिए, कभी अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। मगर ये सभी सरकारी प्रशासन का
निशाना बनते हैं। आखिर क्यों? हाल ही में प्रेस फ्रीडम को लेकर सालाना इंडेक्स जारी हुआ। 180 देशों में भारत 143वें स्थान पर था, 143rd पोजीशन रैंकिंग अगर कहा जाए। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज मैंने दो वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, अरविंद मोहन जी और उर्मिलेश जी। इन दोनों ने ही इंडिया टुडे, हिंदुस्तान अखबार, राज्यसभा टीवी, दूसरे टीवी न्यूज़ चैनल्स में काम किया है और आज भी लगातार राजनीति और समसामयिक विषयों पर खूब लिखते हैं। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ का नॉनसेंस के इस खास शो में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी। इन दोनों के साथ मैंने काम भी किया है और ये दोनों मेरे संपादक रहे हैं। तो मेरे आप जो देख रहे हैं अरविंद मोहन जी हैं, आप बाईं ओर स्क्रीन पर देख रहे हैं, और उर्मिलेश जी। ये दोनों पत्रकारिता मेरे ख्याल से 3 दशक तो मुझे ही हो गया, तो ये मुझसे भी वरिष्ठ हैं, तो आप समझ सकते हैं। और हम जिस टॉपिक पर आज बात कर रहे थे वो इमरजेंसी का दौर, इमरजेंसी में प्रेस का रोल, और कहीं ना कहीं आज के दौर में क्या हम पाते हैं कि कुछ वैसे ही हालात, चाहे वो राजनीतिक हालात हो, चाहे वो प्रेस क्या उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे एक प्रेस के एक बड़े वर्ग ने तब भी बिहेव किया था। और आज भी क्या हालात कुछ वैसे ही हैं। सेंसरशिप क्या आज भी है? क्या सेल्फ सेंसरशिप पर जोर दिया जा रहा है, और ऐसा है तो क्यों है? या सेंसरशिप कहीं से जो राजनीतिक गलियारों से सेंसरशिप की बात हो रही है और प्रेस जो है उसको बाकायदा उसको नतमस्तक होकर मान रहा है? तो पहली बात तो ये है कि आज सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस दौर में जब इमरजेंसी जब लागू हुई थी तो अखबारों का, हम लोग सब छोटे शहरों से ही आए, अखबारों का उस समय का रोल क्या था? क्या सबने इमरजेंसी का विरोध किया था? देखिए, जो उम्र हमारी थी उस समय का मुझे बहुत ज़्यादा किस्से सीधे सीधे आप कहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। हम सब लोग आंदोलन में सक्रिय हुए थे और सक्रिय थे, बल्कि इमरजेंसी लगी ठीक तो मैं भाग के अपने नाना के यहाँ चला गया था, मुझे लगा कि अरेस्ट हो जाएगा। फिर जब चीज़ें शांत हुई तो थोड़ा देर से एडमिशन लिया और पढ़ाई लिखाई शुरू की। इमरजेंसी की कई सारी चीज़ें याद हैं अभी भी। जैसे एक हमारे शिक्षक थे जो इमरजेंसी में जेल में थे, तो कई दफ़े उनके घर सोने रखवाली के लिए, कि उनके घर में रखवाली करनी है तो उसके लिए हम लोगों को जाना होता था। तो मुझे जो अपने छोटे शहर मोतिहारी की याद है, उस समय की याद में अखबार का सेंसरशिप तो याद है। पहले दिन इमरजेंसी लगी तो किस तरह से अखबार कटे पीटे आए, और अखबार ही नहीं पत्रिकाएं घर में आती थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दर्जों, तो वो काफ़ी कट्टी पीटी आई, काला पीला फुट के, तो वो सब तो याद है। सारिका में काफ़ी चीज़ें सबके आई जो काले रंग से पोत दी गई थी, तो उन चीज़ों की तो याद है। फिर उसके बाद इमरजेंसी के विरोध की खबरें या इमरजेंसी से होने वाले नुकसान की खबरों की याद अखबारों से नहीं है, रेडियो से तो और भी नहीं है। उस समय सिर्फ फिर वो शुरू हो गया पंचसूत्री कार्यक्रम और 20 सूत्री कार्यक्रम, और 5 सूत्रियों में पेड़ लगाने का एक प्रोग्राम था। तो हम अपने आसपास देखते थे कि यूथ कांग्रेस के लोग इन 20 सूत्र और 5 सूत्रों को लेके काफी सारा विज्ञापन करना, और ठेका हथियाना, सबसे ज्यादा पेड़ वगैरह लगाने का ठेका हथियाना था। तो वो सब किस्से कहानी चलते रहे। अखबारों से हमको कभी ये नहीं मालूम हुआ कि दिल्ली में क्या क्या ज्यादतियां हुई। अखबारों से हमको कभी नहीं मालूम हुआ कि नसबंदी के नाम पे क्या जुल्म हो रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं बिहार की, और मैं उर्मिलेश जी से जानना चाहूंगा। उर्मिलेश जी यूपी से बिलोंग करते हैं। उर्मिलेश जी, वहां पर क्या आपको कुछ याद है कि उस समय क्या हालात थे जो कि आपको सुनने को मिलता या पढ़ने को मिलता था उस दौर में? देखिए प्रभात,
इमरजेंसी के दौर में अगर आप मीडिया पर केवल जानना चाहते हैं, जैसे आपका जी सवाल आई थिंक अखबारों को लेकर है, जी, अखबारों और मीडिया तो को, जी जी। हाँ, तो जो मेन स्ट्रीम अखबार थे उन दिनों, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में, और मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से संबंधित था। मैं उन दिनों इलाहाबाद में था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जब इमरजेंसी लागू हुई। हाँ, यस यस, हाँ बिल्कुल, मैं 74 में इलाहाबाद आ गया था। तो 75 में जब लागू हुई तो जो प्रमुख अखबार थे जो हमारे यहाँ सर्कुलेट होते थे, हम लोग उसको जरूर देखते थे कि भाई इसमें क्या छपा है, इसमें कोई नई बात है क्या। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। सभी सत्ता के डिक्टेट्स पर सेंसरशिप का भरपूर पालन करते हुए सारे लोग काम कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन दिनों तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो बाहर के अखबार भी मंगाते थे, कंपटीशन वाले लोग। कोई टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाता था, कोई हम्म हिंदू मंगाता था, 3-3 हम्म 4-4 दिन बाद अखबार आते थे। हम्म इंडियन एक्सप्रेस कोई मंगाता था। तो हम्म ये सब चीजें वहां, ये सब सिलसिला वहां चलता रहता था। तो हम्म कुछ एक जो सूचनाएं हम लोगों को मिलती थी कि हम्म अमुक अखबार ने आज ये कर दिया, आज उसने अपना ब्लैक कर दिया, अपना वो स्पेस हम्म, किसी के बारे में। जैसे दिनमान एक मैगजीन हमारे इलाहाबाद में बहुत पॉपुलर थी, जो जी, दिल्ली से छपती थी, हम्म उसके संपादक रघुवीर सहाय की जो पहल थी, या उनकी जो बहुत सारी जो उनका जो एक किरदार था उस दौर में, वो भी हम्म उभर कर सामने आया। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, आज के हालात से अगर कंपेयर करें तो उस दौर में हमने देखा कि इमरजेंसी लागू होने के तत्काल बाद दिल्ली के प्रेस क्लब में 100 से ज्यादा पत्रकारों ने पिटीशन पर साइन किया था इमरजेंसी के खिलाफ। और जिन पत्रकारों ने पिटीशन पर साइन किया वो सभी सत्ता विरोधी पत्रकार नहीं थे, कई कांग्रेस समर्थक भी पत्रकार थे। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर, सेंसरशिप पर जाएगा। इमरजेंसी के शुरू में, बाद में तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, जी उसमें जी, ऐसे पत्रकार थे जो आमतौर पे एंटी स्टेब्लिशमेंट माने जाते थे। तो ये आज से फर्क एक नजर आता है। हम्म। अरविंद जी, मैं जानना चाहूंगा, जब वो दौर चल रहा था, आप लोग को खैर जैसा आपने कहा बिहार में थे, उमलेश जी यूपी में थे, दिल्ली में कुछ अलग तरीके की हलचल थी। और उन 21 महीनों में जो एक आंकड़े जो सामने आते, उसमें 250 पत्रकार के करीब जो है वो जेल गए थे। और उमलेश जी ने भी जिक्र किया कि धरपकड़ तो चल रही थी नेताओं, विपक्ष के नेताओं के अलावा पत्रकारों की भी। फिर ऐसा क्या था? और हो सकता है कि आप चूंकि मफस्सल टाउन्स में थे तो खबरें तब नहीं मिलती होगी, लेकिन बाद में आपने जाना होगा कि ऐसा क्या था कि जब आडवाणी, जो कि खुद जेल गए इमरजेंसी के दौरान, उनको बाद में जब वो आईएनबी मिनिस्टर बन गया तो उनको कहना पड़ा कि प्रेस के संदर्भ में ही कि दे यू आर आस्क्ड टू बेंड बट यू क्रॉल्ड, है, तो आपको झुकने के लिए कहा गया था, आप तो रेंगने लगे, नतमस्तक हो गए। तो क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जब जिक्र होता है गोदी मीडिया का, कि क्या सरकार की गोद में बैठा एक बड़ा वर्ग मीडिया का, तो क्या ये 45 साल पहले की हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये तब भी था, और किस रूप में था? देखिए, मैं दो चीजें कह रहा हूँ। मैं मोतिहारी शहर में था और अखबार वही इंडियन नेशन, आर्यावर्त जैसे अखबार, स्टेटमेंट अखबार आते हैं, तो उन अखबारों की एक स्थिति थी। लेकिन उस दौर में भी मुझे लगता है कि आधा शहर, खासतौर से जो पॉलिटिकल खबरों में जिनकी रुचि थी, वो बीबीसी सुनते थे। और बीबीसी उन दिनों एक बड़ा सहारा था सारे ऐसे लोगों के लिए। और जब मैं दिल्ली आया पढ़ने 80 में, तो मैंने यहाँ के किस्से जो सुनने, तो उससे मुझे लगा कि मोतिहारी शहर में और दिल्ली शहर में खौफ का कितना बड़ा अंतर था, ये तुलना नहीं है। क्योंकि मोतिहारी बीबीसी में का हम लोग ऑफिस बड़े, भी बंद कर दिया था यहाँ अगस्त में। हाँ, लेकिन खबरें आती जाती रही खबरों में, और लोग भरोसे के लिए बीबीसी सुनते थे कि क्या हुआ है असल में, वो बीबीसी बताएगा, तो बीबीसी पे लोग जाते थे। तो मुझे तो यहाँ आने के बाद जब खौफ का अंदाजा हुआ, तब मुझे मोतिहारी बहुत भला लगने लगा। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि पर्चे, हमको लगता है कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता था कि एक दो छोटे पर्चे और बुकलेट ना छप के मिलता हो। और हम लोग कॉलेज गेट पे भी खड़े होके पर्चे पकड़ाते थे लोगों को, और पुलिस वाला आता था तो वो एक दूर से इशारा कर देता था कि अब छुप जाओ,
या झोले में रख लो पर्चा, ये सब मोतिहारी शहर में उसके बाद शुरुआती अरेस्ट हुए, जी लेकिन उसके बाद ऐसा कोई खौफ का माहौल नहीं था जो दिल्ली में था। दिल्ली के खौफ के किस्से जो बाद में आके हमने सुने, पत्रकारों के ही नहीं, लेखकों के भी, जेडी सेठी के अरेस्ट का, जेडी सेठी ने किस तरह से, रमाशंकर किस तरह से वो लोक नीति नाम से एक पर्चा ये लोग छापते थे, लोकवाणी, और वो जी। जाके किस तरह बांटते थे, फिर वो कॉफी हाउस में कैसे बटा, ये सब किस्से हम आके यहाँ सुनते थे। तो मुझे लगता था कि इतनी बहादुरी की जगह तो शायद मोतिहारी में थी भी नहीं, इतनी गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ ऐसा खौफ नहीं था। नहीं था। लेकिन प्रचार एक जो उधर का था कि इमरजेंसी अनुशासन पर्व है, रेलगाड़ियां कितने समय पे चलने लगी हैं, कैसे पेड़ लगा के एकदम दुनिया बदली जा रही है, और ये 20 और 5 25 सूत्र लागू कर लिए जाएं तो देश तो आज जो कहा जा रहा है कि नया भारत और अच्छे दिन आना, वो तो 25 में तो जाने और क्या हो जाना था। वो गुणगान और प्रचार तो चल रहा था, लेकिन पैरेलल जो खबरों का आना जाना था वो उस तरह से बंद नहीं था। आज नेट होने से काफी सारी चीजें और भी आ जाती हैं बड़ी कंपैरेटिवली ज्यादा सुविधा से, लेकिन तब भी हम ये नहीं मान सकते कि खबरों का आना जाना बंद पड़ा हुआ था, और ऐसी रोक थी या इतनी सख्ती पूरे देश में। मैं ये जानना चाहता था कि उस दौर जब आप लोगों ने पत्रकारिता में प्रवेश किया होगा और ऑब्वियसली इमरजेंसी हाल फिलहाल की थी और आप लोगों ने ये प्रोफेशन जो है उसमें आए, तो क्या प्रेस को लेके आम जनता के मन में क्या थी कि प्रेस को सवाल करना चाहिए सरकार से, या प्रेस को सरकार की सुननी भी चाहिए और जो जैसा सरकार कहे वो छापना चाहिए? एक माहौल क्या था, एक देश में माहौल क्या था, लोकतंत्र और प्रेस का रिलेशनशिप लोग क्या समझते थे? देखिए, मैं आपको एक किस्सा यहाँ जी 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 अरविंद जी, पहले आप ही बोल दें। हाँ, जैसे एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब हम रहते थे जिस जगह, उस जगह एक सज्जन रहते थे, पंकज जी, हम एक साथ रहते थे, कई लोग और पॉलिटिकली एक्टिव सब लोग थे जी। तो वहाँ हम एक्सप्रेस लेते थे जी। तो किसी किसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स का तब जलवा था शहर में, तो किसी किसी दिन हिंदुस्तान टाइम्स वो क्या करता था, एक्सप्रेस समय पे नहीं आया तो जहाँ अखबार फेंकना है वहाँ वो फेंक देता था, और ठीक वही दरवाजा था जहाँ शौच के लिए हम लोग जाते थे, तो वहाँ दरवाजा उसका भी था। तो रोज मैं लेट उठता था तो अखबार लेता था और उनसे पूछता था, या वो मेरे सिरहाने रख जाते थे। जिस दिन हिंदुस्तान टाइम्स आए उस दिन वो सज्जन वो हिंदुस्तान टाइम्स उठाते नहीं थे, वो उसको लकड़ी से एक तरफ करके फिर जाते थे अपना शौच के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स से इतनी नफरत थी कि इमरजेंसी में हिंदुस्तान टाइम्स ने सपोर्ट किया है। और इंडियन एक्सप्रेस जो मरियल अखबार उस समय माना जाता था, वो हिंदुस्तान टाइम्स को पानी पिलाया हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया इस शहर का अखबार तब था नहीं, तो एक्सप्रेस की पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ी कि एक्सप्रेस उस समय उठ के खड़ा हुआ था दूसरी तरफ से। और हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में जो नफरत मैं आपको सुना रहा हूँ, ये नफरत इसको मेरे अंदर भी, मैं भी हिंदुस्तान टाइम्स में गया, काम किया मैंने बाद में 10 साल, लेकिन तब तक चीजें काफी बदल गई थी। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स को लेके ये परसेप्शन था कि कांग्रेसी अखबार है, इमरजेंसी को सपोर्ट करने वाला अखबार है, और ये पढ़ने लायक विश्वसनीय अखबार नहीं है। तो इस किस्म की चीजें ऐसे नहीं बनी थी। लोगों के मन में ये जो आप विवेक कह रहे हैं, ये विवेक बहुत मजबूत था। जी। और उर्मिलेश जी, जब जो जिक्र किया अभी अरविंद जी ने, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा कर रहे थे कि एक वर्ग है मीडिया का जो हमेशा से सरकार के साथ और खड़ा रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का विरोध नहीं किया है, जो आज भी देखने को मिलता है। और आज चूंकि मीडिया का खुद जो है एक्सटेंशन हो चुका है, ब्रॉडकास्ट मीडिया भी है। पहले तो उस जमाने में केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पे, आज सोशल मीडिया भी है, वेबसाइट्स भी हैं। तो क्या आज बस उसी चीज जो गोदी मीडिया तब थी, आज उसका एक्सपेंशन हो गया, इसलिए हमको दिख रहा है वो ज्यादा? मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि जो आज हमारे देश में जो मीडिया है, आपने स्वयं कहा कि बहुत विस्तार इसका हुआ है, ठीक उसी तरह से तब के मीडिया, तब प्रेस कहा जाता था, तो उस समय के प्रेस और आज के मीडिया का बुनियादी फर्क यह है कि इसका बहुत विस्तार हुआ है। इसमें 3 कंपोनेंट हैं आज। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं,
एक प्रिंट है और एक विजुअल है। उस वक्त केवल जो विजुअल यानी टेलीविजन जो मीडिया था वो सिर्फ दूरदर्शन था, जो इतना व्यापकता उसको मिली है वो नहीं थी। दूसरी बात कि व्यूअरशिप और रीडरशिप में भी बहुत फर्क आ गया है 45 साल पहले और आज। तब जो अखबार पढ़े जाते थे वो आमतौर पे उस समय का एक लिमिटेड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास पढ़ता था। जो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं, वो कभी पढ़ लेते थे, अखबार खरीदते नहीं थे, चाय की दुकान पर या किसी पुस्तकालय में जाकर पढ़ते थे वगैरह वगैरह। तो पर अब आप देखिए, मीडिया ही केवल नहीं बदला है, पाठक वर्ग और दर्शक वर्ग भी आज बदला है। इसलिए जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं समाज में, जो भी राजनीति है, जो भी अर्थनीति है, जो भी संरचना है, उसके बारे में आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में और उस कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि टेलीविजन चैनलों के, मैंने कहा 3 कंपोनेंट हैं मीडिया के आज, उसमें एक चीज जरूर समझने की है कि तब का मीडिया सत्ता का चाटुकार था, वो रेंगने लगा था डिक्टेट पर। डिक्टेट था तब वो केंचुए की तरह रेंगता था, जो आडवाणी जी ने कहा, बिल्कुल सही। लेकिन आज का जो मीडिया का बड़ा हिस्सा है, खासकर टेलीविजन चैनल और अखबार भी, खासकर भाषाई, वो डिक्टेट पर नहीं रेंग रहे हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है। खासकर कोविड-19 के दौरान जो कुछ चीजें और आई हैं, नई चीजें जोड़ी हैं, उसमें प्रतिबंध वगैरह अखबार पर उस तरह से नहीं है, लेकिन जनता पर है, समाज पर है, बहुत सारी बंदिशें आई हैं। लेकिन इन जनरल अगर 2014 से लेकर आज तक का दौर देखिए, तो भारत के मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं है कश्मीर के अलावा। तो ऐसी अवस्था में कश्मीर में बीच-बीच में तमाम तरह के बंदिशें लगाई जाती हैं, कई बार अखबार बंद कर दिए जाते हैं, कई बार इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक गौर करने की बात है प्रभात, मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि अभी जो है बगैर डिक्टेट के मीडिया, टेलीविजन चैनल, उनका एक आध 2-3 एंकरों को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म्स हैं टेलीविजन के, वो सारे न केवल डिक्टेट पर काम करते हैं, बल्कि वो सत्ता संरचना का अपने को हिस्सा मानकर चलते हैं। वो एकमय हो गए हैं, मिले सुर तुम्हारा, वो सुर दोनों का मिल चुका है। वो कहने पर नहीं कर रहे हैं, वो अपने से कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया ऐसा ही बन गया है। भाषाई अखबारों का हाल भी वही है। रीजनल अखबारों में कुछ एक को छोड़ दीजिए तो अंग्रेजी में जरूर 2-3 अखबार हैं जो अभी भी अखबार कहे जा सकते हैं। जी, तो आप जो बात कर रहे हैं बेसिकली जो आपातकाल के संदर्भ में तब और आज की तुलना की जाती है और कहा जाता है तब अगर घोषित आपातकाल था तो आज अघोषित आपातकाल है, वही शायद हम एक फॉर्मूला करें तो वो मीडिया पर भी लागू होती है वही बात जो आप कह रहे हैं कि भाई है तो डिक्टेट नहीं है लेकिन फिर भी है, अघोषित है। और कुछ कुछ तो हालांकि मिसालें तो ये भी हैं कि कहाँ से कॉल आते हैं और कि एजेंडा कैसे बदलना है, शाम के 5 बजे का एजेंडा क्या दिखाना है और कौन सी खबर गिरानी है और कौन सी नहीं गिरानी है, ये आपको भी मालूम, हमें भी मालूम है। मैं सवाल ही मेरा ये था अरविंद जी ये आपसे कि लोकतंत्र और मीडिया का जो तालमेल है वो तब स्ट्रॉन्ग था ज्यादा या आज हम फिर कहेंगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिस्पाइट इसके कि जैसा कि रुमलेश जी ने कहा कि आज भी बहुत गोदी मीडिया तब भी था, मेरा ये मानना है, और आज भी है। तो आज क्या लोकतंत्र ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो है हम उसको क्वेश्चन कर लेते हैं, झेल लेते हैं, और तब क्या कमजोर था लोकतंत्र, आज हम लोग ज्यादा उस परिवेश बदल गया है क्या? निश्चित रूप से तब के लोकतंत्र और आज के लोकतंत्र में और आज के मीडिया के रीच में कोई तुलना नहीं है। तब के मीडिया के रीच में और आज के मीडिया के रीच में भी कोई तुलना नहीं है। यही वजह है लोकतंत्र का, मैं कहूँगा कि सरकार सीधे सीधे इमरजेंसी लगाने या सेंसरशिप लगाने की हिम्मत नहीं कर रही और नहीं करेगी। मेरा पूरा भरोसा है कि किसी भी दिन अब ये सरकार या कोई भी सरकार सीधे सीधे सेंसरशिप लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि लोकतंत्र इतना मजबूत है और चीजें इतनी खुल गई। लेकिन हमको 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि तब के तारीख में एक सीधे सीधे सरकार के हाथ में सेंसरशिप था कि सेंसरशिप के ऑफिस में आप खबर भेजिए और वहां से पास होके जाएगा, या कोई अधिकारी आपके दफ्तर में बैठ के आपकी खबरें पास करेगा और आप अखबार छापिए। आज के तारीख में उसकी शायद जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि लोकतंत्र की का डर अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीजें और हुई। और मैं मानता हूं कि 2 हथियार जो सरकार के हाथ में है बड़ा, वो एक तो पब्लिसिटी का बजट है
एक पब्लिसिटी का, विज्ञापन का बजट इतने बड़े पैमाने पे आज सरकारों के पास है, तब का शायद जितना कुल बजट था, आज की तारीख में सरकारें उतना बजट विज्ञापनों पर खर्चा कर रही हैं। और दूसरा मैं कहूंगा कि काउंटर पब्लिसिटी पे जितनी तत्परता आज सरकारों के और पार्टियों के लोगों की है, और उस पर जितना खर्चा हो रहा है, जो मीडिया तंत्र एक पैरेलल संघ और बीजेपी के लोग चला रहे हैं पीछे, उसका जवाब देने की कोशिश छोटे पैमाने पे और पार्टियों के लोग भी कर रहे हैं, उसकी कल्पना तब नहीं की जा सकती थी। तब काउंटर पब्लिसिटी का मतलब होता था कि आप पर्चा पंफलेट निकाल के और बांट लीजिए, थोड़े से लोगों में आप एक दूसरे के यहाँ भेज दीजिए। आज की तारीख में ये काम बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। रोज सुबह इस क्राइसिस में आप रोज कौन सरकार कितना केंद्र से पैसा मांग रही है और केंद्र सरकार अपने रेवेन्यू का कितना रोना रो रही है, इसके बावजूद जैसे विज्ञापन आने शुरू हुए हैं कोविड काल का दौरान, आज मैं देख रहा था 2-2 पेज एक राज्य सरकार के विज्ञापन के हैं, वो राज्य सरकार जो अभी थोड़े दिन पहले तक केंद्र के आगे हाथ पसार रही। तो इन सब का अखबारों पे, चैनलों पे पैसे से नियंत्रण हुआ है, सिर्फ शासन की ताकत से नहीं हुआ है। जो ये पैसे की ताकत आई है उसका भी नियंत्रण बढ़ा है। और एक तीसरा नियंत्रण मैं कहूंगा, टेक्नोलॉजी ने नियंत्रण बढ़ा दिया है। बड़ी आसानी से 10 साल पहले क्या बात हुई है, किसका क्या हुआ, सरकार के डॉक्यूमेंट तो सरकार के लोगों के पास हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सर्विलेंस और बढ़ा दिया है। जैसे एक दिन हमारे एक मित्र ने, गोरखपुर के मित्र ने लिखा कि सोनिया गांधी तो वो किसके मारे जाने पे जार जार रो रही थी। तो हमने कहा कि यार तू वहां था और वहां से देख लिया, मैं तो दिल्ली बैठा रहा और पत्रकार हूँ, मुझे तो नहीं दिखा। तो उसने मुझे बाजाबता क्लिपिंग भेजी एक बड़े चैनल में, दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, 10 साल पहले दिग्विजय सिंह का बयान है कि बटला हाउस इनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी रोई। तो वो वहां का क्लिपिंग निकाल के वो उसको किसने पहुंचाया, और वो मुझे जब जवाब दे रहा है तो वो मुझे वो क्लिप के साथ जवाब दे रहा है, सीधा सपाट ऐसे जवाब नहीं दे रहा है। तो इतनी तैयारी जो है वो पैसे भर से नहीं हो सकती, उसमें टेक्नोलॉजी भी मदद कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि शासन का डंडा, उसके ऊपर से पैसे की ताकत जो विज्ञापन और काउंटर विज्ञापन के रूप में सामने आ रही है, और तीसरी चीज टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें आज की स्थिति बनाने के लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि इसी में शायद मुक्ति का भी रास्ता है, और इसी से डेमोक्रेसी भी ताकत पाती है। भले उसमें झटके आते हैं, जैसे इमरजेंसी और सेंसरशिप से झटके आए, लेकिन इसी में डेमोक्रेसी के लिए भी गुंजाइश है। आज का हर आदमी इतना इन्फॉर्म्ड है, पति पत्नी एक पार्टी को वोट दे दें ये पॉसिबल नहीं है, दोनों अपने अपने ढंग से वोट देते हैं। तब के तारीख में 77 में पार्टी का गांव का प्रधान एक तरफ खड़ा हो गया तो पूरा गांव उस तरफ वोट दे देता था कि प्रधान जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अच्छी बात ये कही आपने। उर्मिलेश जी से मैं ये जानना चाहता था, उर्मिलेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहा हूँ जी। कि तब और आज की राजनीति में, जैसे कि मैंने कहा, सवाल ये इसको मैं इस तरह से रखता हूं कि क्या आज की राजनीति चूंकि ज्यादा पोलराइज्ड हो गई है, एक तरफा जो है, एक बहुत बहुमत में एक पार्टी है और विपक्ष उतना ही कमजोर है। हालांकि ये तब भी था, इमरजेंसी के दौर में भी था, 352 सीटें तब जीत के आई थी 1971 में 518 में से। तो क्या आज, और हम देख रहे हैं एक लहर है, पूरे राइट विंग की लहर है, वेनेजुएला से लेके टर्की तक और इंडिया से लेके अमेरिका तक, और बगल में हम लोग पुतिन की भी बात कर लें, तो क्या ऐसे माहौल में प्रेस भी और प्रेस की आवाज भी काफी पोलराइज्ड हो गई है? राजनीतिक असर है ये, और चूंकि पोलराइज्ड है इसलिए ज्यादा अब प्रेस को और प्रेस की फ्रीडम को दबाने की कोशिश भी ज्यादा है। देखिए, एक बात प्रभात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि मिसेस गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी अपनी सत्ता को बरकरार रखना, क्योंकि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के जो जजमेंट था उससे उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई। तो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक वैचारिक मकसद नहीं था उस इमरजेंसी के पीछे सिवाय सत्ता में बरकरार रहना। मिसेस गांधी बांग्लादेश के युद्ध के बाद प्रचंड बहुमत से आई थी, तो प्रचंड बहुमत से कुछ ही साल बाद निकली निरंकुशता, तानाशाही जो निकली इमरजेंसी में,
वो प्रचंड बहुमत की सरकार से निकली। आज जो स्थिति है कि प्रचंड बहुमत है, और इस प्रचंड बहुमत से जो दिखाई चीजें दे रही हैं इमरजेंसी की घोषणा के बगैर, वो भयानक है। और मैं तो कहूंगा कि दोनों में एक बड़ा फर्क है कि उस वक्त विपक्ष के नेता निशाने पर ज्यादा थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन जो बेसिक अटैक था सत्ता का उस वक्त अपोजिशन पर था। आज अपोजिशन बिछा हुआ है, कुछ एक को, एक आध पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए जो मेन स्ट्रीम की पार्टी हैं, बड़ी पार्टी, तो वो बोल लेती हैं ट्विटर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन जो रीजनल बॉसेज हैं, जो बहुत स्ट्रांग एक जमाने में हुआ करते थे, आज पूरी तरह सत्ता के रहमो करम पर हैं या बिछे हुए हैं। इतना बुरा हाल है। तो डाइवर्सिटी नहीं है आपकी पॉलिटिक्स में। और देखिए, मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी के लिए डाइवर्सिटी जरूरी है जी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध वहां का मीडिया इसलिए कर पाता है, 90% मीडिया, क्योंकि वहां कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है, समाज में भी डाइवर्सिटी है। इंडिया का मीडिया इसलिए नहीं विरोध कर पाता, असहमति नहीं जाहिर कर पाता, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को, क्योंकि वो डाइवर्स नहीं है, पहली बात, और यहाँ का कारपोरेट भी डाइवर्स नहीं है। और तीसरी बात कि दरअसल हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो सही मायने में एक जेन्युइन कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है ही नहीं है। मिसेस गांधी के समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है। आजादी के बाद जिस तरह की डेमोक्रेसी को बिल्ड करना था, कुछ एक स्टेट में मैं मान सकता हूं कि डेमोक्रेटिक रूट्स मजबूत हैं, खासकर साउथ इंडिया में, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में जो डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए, वो नहीं है। और ये बात संविधान सभा में भी उठी थी 25 नवंबर 1949 को, जब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत यानी डेमोक्रेसी तो हमने हासिल कर ली, लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक है। सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जब तक हम गैर बराबरी को पाटेंगे नहीं, कम नहीं करेंगे, न्यूनतम नहीं करेंगे, तब तक इंडिया में डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी। ये अंबेडकर ने कहा था। आज समूचा भारत वही झेल रहा है, क्योंकि हमने, हमारे देश के बड़े नेताओं ने, सरकारों ने, उन्होंने डेमोक्रेसी की जड़ें नहीं मजबूत की। डेमोक्रेसी, वी हैव वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, हम कागज पर खूबसूरत डेमोक्रेसी है, जमीन पर हम नहीं है। इसलिए जब कभी कोई बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार आती है, वो धड़ल्ले से अचानक डेमोक्रेसी का जो ये ढांचा है उस पर ऐसा शिकंजा। आप किस तरह की डेमोक्रेसी की बात करेंगे? आज आप देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या हाल है? ये आपने जो बात की प्रचंड बहुमत की, तो और फिर मेरा ख्याल से कहीं ना कहीं तब भी एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी जो कह सकते हैं, वो तब भी था और वो आज भी है। और तब चेहरे अलग हैं, तब इंदिरा गांधी थी, आज मोदी हैं, अगर हम बात करें। और प्रेस जो है या समाज का दूसरा हिस्सा भी कल्ट को, पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं, चाहे दबे स्वर में या जाहिर तौर पर, वो पूछता आया है तब भी। तो जैसा कि उर्मिलेश जी कह रहे थे कि अभी हमारी परिपक्व नहीं हुआ है हमारा लोकतंत्र। अरविंद जी, इस संदर्भ में, मीडिया के संदर्भ में खास तौर पर, मीडिया तो आज भी पूजने लगा है एक तरह से, तो ये तब भी था। हम क्या वाकई लोकतंत्र में हमने 45 साल में कोई खास सफर कहीं तक पहुंचे नहीं हैं हम? नहीं नहीं, ये कहना मुझे लगता है उर्मिलेश जो कह रहे थे उनसे कई बातों में सहमति है। और डेमोक्रेसी मैं मानता हूँ कि पर्याप्त मजबूत है, और अगर कोई उम्मीद सबसे ज़्यादा है इस सिस्टम में तो डेमोक्रेसी चाहिए। उस पर चोट होनी जब हो तो उस पर जरूर आवाज़ उठानी चाहिए और उसकी रखवाली से तत्पर रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिन चीज़ों को हम मानते हैं सबसे कमज़ोर, सबसे अनपढ़, हमारी दुनिया में, सारी दुनिया में ये हो रहा है कि जितने पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका डेमोक्रेसी पर मोहभंग होता जा रहा है। और ये वोटिंग पैटर्न दुनिया के सब जगह के दिखा रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। लेकिन हमारे यहाँ ठीक उल्टा है कि जितने गरीब हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, औरतें, हर जगह औरतों का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज आप देखिए 1-2% ऊपर हुआ जा रहा है एवरेज से। तो पहले कम होता था, आज की तारीख में ऊपर है। दलितों का वोटिंग परसेंटेज, आदिवासियों का वोटिंग परसेंटेज आज की तारीख में एवरेज से ऊपर आ रहा है। गांव का वोटिंग परसेंटेज,
तो ये बताता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मजबूत होती है। मीडिया का रोल हम बहुत ज्यादा बड़ा न माने। मीडिया, अब उर्मिलेश कह रहे थे कि 72 का चुनाव और अभी का चुनाव, बीच में जो 413 सीटों वाली कांग्रेस आई थी, राजीव गांधी की सरकार, उसको भी याद करिए, सबसे बड़ा तो बहुमत उसको मिला था, लेकिन उस समय क्या हाल था। और मैं अपना अनुभव कहूँ आपको कि हम लोग इंडिया टुडे में थे और 24 इशू निकालते थे साल में, तो 20 प्लस ही होता था कवर पे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो इस तरह से मीडिया एक तरफ होता आता रहा है उससे, लेकिन वही जब बीपी सिंह ने आवाज उठाई, जब बोफोर्स का मसला आया, तो आज तक कांग्रेस अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पाई। तो कायदे से इशू उठाने वाले लीडर चाहिए, कायदे से इशू। अब जैसे एक लड़की ने ही बोफोर्स का सारा किस्सा चित्रा ने निकाल के सामने कर दिया, वो भी उस दौर में जब वो प्रेग्नेंट थी, विदेश में थी, कैसे उसने सब किया होगा, ये हैरानी की बात है। तो इसलिए हम अपनी भूमिका, विपक्ष की भूमिका, समाज के बाकी संस्थाओं की भूमिका, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की भूमिका को भी माने। और कोई एक सेशन खड़ा हो जाता है, कोई एक चित्रा सुब्रमण्यम, मैं ये जानना चाह रहा था, और मलेश जी आप भी बताया और अरविंद जी, कि जब आदमी के पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुमत में आती है, दूसरे टर्म में फिर उससे भी प्रचंड बहुमत में आती है, उसके सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का ह्रास एक तरह से हो ही रहा है पिछले 5-6 सालों में, उसके बावजूद मीडिया को भी तंग किया जा रहा है कि आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियां होंगी कि मीडिया को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है, जबकि इतनी प्रचंड बहुमत है। ये परिस्थितियां ऐसी क्या हैं, और क्या ये परिस्थितियां आज की तब की परिस्थितियों से अलग हैं 75 से? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अलग हैं पहले से, और आज में तो बहुत बड़ा फर्क है। मैंने एक फर्क तो आपको बताया, बहुत एक लाइन में और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा जो उस वक्त मिस हो गई थी, कि देखिए उस समय मिसेस गांधी अपनी सत्ता पर काबिज रहने के लिए उन्होंने तानाशाही का सहारा लिया था। आज जो स्थितियां हैं उसमें सत्ता पर काबिज रहने का कोई मामला नहीं है। सत्ता पर ऑलरेडी नेता जो हैं पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ, भरपूर समर्थन के साथ काबिज हैं। और असल जो आज मकसद है, भारत को जो कागज पर ही सही एक जो संवैधानिक लोकतंत्र बचा है, उसको रिप्लेस करके एक मनुवादी किस्म का हिंदुत्व आधारित राष्ट्र राज्य को स्थापित करना, मुझे लगता है कि आज मकसद है। और इसीलिए इसी के लिए मोबिलाइज किया जा रहा है सारे सोशल फोर्सेस को, इंक्लूडिंग मीडिया। इसलिए जब मीडिया की जब आप बात करते हैं, तो उस दौर का मीडिया जो मिसेस गांधी की या उनकी पार्टी का समर्थन कर रहा था, और आज का मीडिया जो सत्ता के साथ जुड़ गया है या सत्ता का हिस्सा अपने को महसूस करता है, चाहे उसके मालिकान हो, एंकर हो, एंकरनिया हो, तो आज के और उस दौर में एक डिफरेंशिएट ये बात की जानी चाहिए कि आज जो मीडिया का जो इतना विश्लेषण करने वाले लोग हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा है जिनको इस बात का मतलब नहीं है कि दुनिया का मीडिया क्या उनके बारे में कह रहा है, कि आप मीडिया है ही नहीं है। दरअसल इसलिए मैं कहता हूं कि इसको गोदी मीडिया भी कहना उतना सटीक नहीं है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो बड़ा हिस्सा है भारत में, वो मीडिया रह ही नहीं गया है, वो सत्ता का बैंड बाजा है। वो मौजूदा जो सत्ता संरचना है उसके लिए, जैसे राजा के बहुत सारे नगाड़े बजते थे राजा के लिए, वैसे ही ये बैंड बाजा है। और जो रही बात मीडिया की, उसकी जो थोड़ी बहुत छाया है वो प्रिंट में हमारे यहाँ दिखाई देती है, और वो भी अंग्रेजी के चुनिंदा अखबारों में। भाषाई अखबारों का हाल आप देखिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि जनता के नजदीक भाषाई अखबार हैं। अंग्रेजी के अखबार सिर्फ पढ़े लिखे आप जैसे हमारे जैसे पत्रकार, बुद्धिजीवी या कुछ नौकरशाह पढ़ते हैं, तो बहुत कैलकुलेटेड, बहुत प्लान्ड वे में मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि 1975 और आज के संदर्भ में एक बड़ा फर्क ये है। जी, अब बस मैं आखिरी सवाल आप दोनों से ये लेना चाहता हूँ, अरविंद जी आपसे भी और उमेश जी, कि अगर हम जो आज की स्थिति मीडिया की देख रहे हैं और जो राजनीतिक माहौल है, जो एक राजनीतिक क्लाइमेट है, उसमें अगर 3 बातें कही जाए कि मीडिया को ये जरूर करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो कौन सी 3 बातें होंगी अरविंद जी, अगर आप कहें तो, ताकि लोकतंत्र बरकरार रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे? मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बुनियाद पे अगर कहीं हमला हो रहा है, जो हमको कई दफे अभी दिखाई दिया, सीएए पे, एनआरसी पे,
370 जिस तरह से खत्म किया गया, लोगों के जो उसके लोग हैं उनकी किसी किस्म की भागीदारी के बगैर, तो हमको जरूर आवाज उठाना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें ही नहीं है, डेमोक्रेसी के कोई भी बेसिक चीजें हैं। और उर्मिलेश जो कह रहे हैं उस बात से सहमति है कि एक बड़ा एजेंडा है, सिर्फ शासन करना एजेंडा नहीं है अभी तक, उसके पीछे एक बड़ा एजेंडा है जो संघ के का एजेंडा हो सकता है, जो पूरे हिंदुत्व वाले विचार का एजेंडा हो सकता है, जो उस सावरकर का एजेंडा है जिनका संघ से मतभेद रहा है, लेकिन आज संघ ने उनको अपना लिया है। तो उन चीजों पे जब भी चोट हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज यही है कि हमको एक पत्रकार के तौर पे भी कभी किसी भी पार्टी का, किसी पैसे का, किसी टेक्नोलॉजी का भी, मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी की भी गुलामी उस तरह से नहीं करनी चाहिए। और हमको अगर हमारा कैरियर बढ़ाना है तो कोई पावर में बैठा आदमी, कोई टेक्नोलॉजी वाला, कोई पैसे वाला हमारा कैरियर नहीं बढ़ाएगा। हमारा कैरियर सच बोलने से, सही बात बताने से, लोगों के साथ खड़े होने से आएगा। ईमानदारी पे अगर रहेंगे तो हम उस लाइन से नहीं बढ़ सकते जैसे मैनेजमेंट का आदमी बढ़ता है, जैसे नेता बढ़ते हैं। उर्मिलेश जी, नेता देखिए, अपने देश में मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत मुझे संगत सवाल नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं जरूर जवाब दूंगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हाँ, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली बात तो यह है कि अगर लोकतंत्र नहीं सरवाइव करेगा अपने मुल्क में, या जिस तरह का लोकतंत्र हम झेल रहे हैं या देख रहे हैं, अगर वो लोकतंत्र है तो अच्छा मीडिया नहीं बन सकता। अगर आप इंडेक्स उठाकर देख लीजिए देश में, दुनिया में जो मीडिया का जो प्रेस इंडेक्स है, अगर आप उठाकर देख लीजिए तो उसमें नॉर्वे, डेनमार्क, ये जितने कंट्रीज हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, वही 143वें स्थान पर है हम लोग 10-15 सालों से। एग्जैक्टली। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी मजबूत है वहां पर मीडिया भी मजबूत होता है। जहां पर तानाशाही है, जहां पर समाज के अंदर भी तानाशाही है, देखिए माफ कीजिएगा, अपने देश में सिर्फ राजनीतिक जो संरचना है उसी में केवल लोकतंत्र विरोध नहीं है, हमारे समाज के अंदर भी लोकतंत्र विरोध है। हमारी वर्ण व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जब तक आप सामाजिक और आर्थिक स्तर पर डेमोक्रेटाइज नहीं करते सोसाइटी को, तब तक राजनीतिक संरचना में लोकतंत्र, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के कारण कुछ साल तक तो आ गई। ये डेमोक्रेसी जो थी दरअसल वो एक अननेचुरल प्रोसेस थी हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिलेश जी, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज इस शो में, न्यूज का नॉनसेंस शो में जुड़ने के लिए। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। अपना सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मीडिया को सत्ता से सवाल पूछने चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। आपको न्यूज़ का नॉनसेंस शो कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो आज का शो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।